हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ पॉडकास्ट। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट को बुलाते रहते हैं। हम लोगों ने अभिषेक कार सर को बुलाया, दीपक वाधवा सर को बुलाया एंड फिर उसके बाद हार्दिक भाटिया, नीति, काफ़ी सारे लोगों को बुलाया। अब इसी तरीके से एक काफ़ी यंग आए हैं, रुचित नाम है उनका, एंड एट अ वेरी अर्ली एज यू वोंट बिलीव उनके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए, 10 लाख सब्सक्राइबर हुए। बट ये हुआ कैसे, क्या हार्डवर्क था, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्योंकि उनका जो जॉनर है वो है इन्वेस्टिंग कैसे करें, मल्टी बैगर कैसे ढूंढें। तो जो हमारे चैनल से कोरिलेट करता है, जहाँ पर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग डालते रहते हैं, एनालिसिस करते हैं, मल्टी बैगर्स हो गए, तो यही आज हम लोग रुचित से सीखेंगे कि मल्टी बैगर्स ढूंढने के टाइम वो क्या क्या ऐसा देखते हैं कि उनके 5x 10x 10x 20x तक भी उन्होंने कुछ अच्छे खासे स्टॉक्स ढूंढे। विदाउट वेस्टिंग टाइम एक काम करते हैं, रुचित को इन्वाइट करते हैं। वेलकम रुचित सर, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच योगा सर, आई एम वेरी गुड। आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ एंड बहुत कुछ सीखना है कि जो आप रील्स डालते हो कि यार इस स्टॉक के बारे में, उस सेक्टर के बारे में, मेजर जो आपकी होती है वो सेक्टर के अराउंड रहती हैं, राइट? जहाँ पर लोग सोच भी नहीं रहे होते उस सेक्टर के बारे में, लोग सोच रहे हैं आजकल पीएसयू चलेगा चलेगा, आप कहीं से भी उठ के दूसरे सेक्टर का डालते हो, राइट? तो वो सेक्टर पे आपका ग्रिप कहाँ से आया, ये वो बहुत कुछ सीखना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम एक काम करते हैं, हम लोग पॉडकास्ट में डीप डाइव करते हैं। यस। पहले तो स्टार्टिंग ये बताओ, मार्केट में कैसे आए, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या था मार्केट में आने का, जर्नी क्या थी आपकी? ठीक है, तो मैं बताता हूँ। तो मैंने मार्केट में एंट्री ली थी जब मैं क्लास 11th में था। ओके। ठीक है, उस टाइम पे मेरी यूट्यूब मैं कर रहा हूँ लास्ट 6 साल से। Okay. यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन लास्ट 6 ईयर से कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर लास्ट 10 महीने में हुए। ये अभी Wow. Massive growth. लास्ट ईयर स्टार्ट करा था स्टॉक मार्केट का। उससे पहले मैं टेक कर चुका हूँ, मूवीज़ कर चुका हूँ एंड एजुकेशनल कंटेंट में बना चुका हूँ। मतलब यार ऑलराउंडर। हाँ, ऑलराउंडर। सारी कैटेगरीज प्ले करके फिर एंड में स्टॉक मार्केट आया। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड से यूट्यूब स्टार्ट करा था, 10th से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी यूट्यूब से। तो उस टाइम पे इनकम क्योंकि आ रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी पता चल चुका था कि बैंक में सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसे रखते हो तो आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहे हो। इतनी समझदारी मेरे अंदर आ गई थी। तो फिर था ये कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो उस टाइम में 18 का भी नहीं था, तो फिर मम्मी का डीमैट अकाउंट बनाया, वहाँ से मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। तो मुझे टेक्निकली ट्रेडिंग के बारे में पता चल गया कि इससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। राइट। फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी एंड एज़ यूजुअल लॉसेस हुए, 7-8 हज़ार के लॉस हुए। एंड फिर मैंने, अच्छी बात ये हुई कि मैंने 8 हज़ार के लॉस पे मैं रुक गया। मैं इतना डिमोटिवेट हो गया, इतना डिप्रेस्ड हो गया कि मैंने दोबारा ट्राई नहीं करा। मतलब आप समझ लो, मैंने आखिरी इंट्राडे की ट्रेड 3-4 साल पहले डाली होगी। उस टाइम घर वालों ने सपोर्ट किया? नहीं, घर वालों को पता ही नहीं था कि क्या कर रहा है। मतलब आप मिडिल क्लास पेरेंट्स को ज़्यादा समझा नहीं सकते स्टॉक मार्केट, बिकॉज उनको वो यही चाहेंगे कि आप ना करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मत करो, बट उन्होंने बोला ठीक है आप ध्यान से करो एंड समझ के करना, क्योंकि ऑफ कोर्स रिस्क तो इन्वॉल्व होते ही। राइट। तो मैंने उन्हें ट्रेडिंग वगैरह के बारे में बताया नहीं, मैंने ये बोला कि इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने कभी इंट्राडे का ऑर्डर डाला ही नहीं। मैंने फिर स्विंग ट्रेडिंग करी। स्विंग ट्रेडिंग के बाद फिर मैंने, जब मुझे मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग के बारे में पता चला, तब मैंने स्विंग ट्रेडिंग भी छोड़ दी कि अब मुझे स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसिव इनकम चाहिए। मैं स्टॉक्स को बाय करूंगा एंड छोड़ दूंगा। Okay. एक्टिव इनकम का सोर्स मैं कहीं और से ढूंढूंगा। ओके। ये सारी चीज़ें मैंने 11-12 में सॉर्ट कर ली कि मैं ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा एंड इनकम सोर्स मैं कुछ और ढूंढूंगा, कुछ और करूंगा। बेस्ट पार्ट, मतलब ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि स्टार्टिंग से ही माइंड में एक थॉट क्लैरिफाइड था। हाँ। कि यार इस रोड को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो अब जैसे आपने बार बार बोला, 2 बार बोला कि भाई मैं सॉर्टेड था, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ही बताया कि यार मल्टी बैगर ढूंढते हैं। तो मल्टी बैगर, पहले तो मल्टी बैगर होता क्या है वो मैं समझना चाहूँगा, जो हमारे जैसे, मुझे तो आइडिया है बट जो नए लोग हैं, मार्केट में अभी आए हैं, फ्रेशर हैं, उनको समझाने के लिए। ठीक है, मल्टी बैगर इन सिंपल टर्म्स जो स्टॉक आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न दे। इन शॉर्ट, जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 100% प्लस रिटर्न दे रहा है, वो आपका मल्टी बैगर स्टॉक हो जाता है। ओके। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में सच में अमीर बनना है, मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलना है, तो वो आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स ही निकाल सकते हैं। डेफिनेटली उसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता ही है, बट अगर आपको हर्षद मेहता और राकेश झुनझुनवाला टाइप्स पैसा बनाना है, तो आपको मल्टी बैगर्स ही बना सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, टाइटन है, राइट, जिन्होंने उनका जो फॉर्चून है वो बना के दिया, 2 रुपये पे खरीदा, आज भी उनके पोर्टफोलियो में 3500 पे शेयर प्राइस चल रहा है। तो ये होता है मल्टी बैगर स्टॉक। मेरी लाइफ में मल्टी बैगर स्टॉक था पहला ब्राइटकॉम ग्रुप, BCG ग्रुप। मैंने उसे 5 रुपये पे खरीदा था। 30,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे एंड उस टाइम पे जितना था सब इन्वेस्ट करा था, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये से वो
अमाउंट बढ़ के हो गया 11 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट। व्हाट? 11 लाख रुपीज़ का 5 रुपये पे मैंने खरीदा था, 183 रुपीज़ पे बेचा था। वाओ। इसके सारे प्रूफ्स, पीएनएल स्टेटमेंट सब कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है। एंड 3000% के रिटर्न थे। एंड आप समझो जो कैपिटल मेरा बिल्कुल छोटा था 30,000 रुपये का, वो 11 लाख रुपए हो गया। राइट। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, जैसे कि हर्षद मेहता टाइप्स पैसा कमाना है, तो वो आप लार्ज कैप से कमा ही नहीं सकते हो। Okay. क्योंकि अगर आपको 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, साल का आप कितना बना सकते हो? 10-15%, 20% आपका साल का 2 लाख का पोर्टफोलियो ग्रो हुआ। कंपाउंडिंग का इफेक्ट तो आएगा, इवेंचुअली बड़ा हो जाएगा। बट अगर आप 10 लाख रुपए किसी स्मॉल कैप या मल्टी बैगर स्टॉक में डालते हो, एंड अगर आपको वह स्टॉक 10x रिटर्न भी दे जाता है, मतलब मेरा स्टॉक तो 3000% दे गया था, 1000% भी हम मान लेते हैं, तो आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो जाएगा। Right. आपका लाइफ चेंज होगी, राइट? आपकी गाड़ी चेंज हो सकती है ना? आपका घर चेंज हो सकता है, फीलिंग चेंज हो जाती है, राइट? तो अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप या जिस सिचुएशन में आप फाइनेंशियली अभी हो उससे बाहर आना है, तो आपको मल्टी बैगर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली वो रिस्क भी लेना पड़ेगा। रिस्क इन्वॉल्व तो रिस्क तो जैसे कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। हाँ, तो ग्रोथ करनी है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या फिर लाइफ में हो। डेफिनेटली। बट अब इसमें वापस से पहला क्वेश्चन यही आ रहा है कि तो फर्स्ट स्टेप क्या है ढूंढने का? मतलब मार्केट में 6000 स्टॉक लिस्टेड है, ठीक है। कोई कहता है सेक्टर वाइज देख लो कि ये सेक्टर ग्रो करेगा, कोई कहता है बैलेंस शीट वाइज देख लो कि भाई जिसमें डेट नहीं है, या जिसमें कंपनी के एपेक्स कर रही है, या अडानी ने एक्वायर कर लिया, अंबानी ने उसमें हाथ रख दिया, कुछ भी। तो पहला स्टेप, एक न्यू बंदा है, मान लेते हैं उसने अभी अभी 12th पास करी है, 12th पास करते ही उसके पास एक ऑप्शन है कि वो कॉलेज के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चालू करे, कि भाई घर वालों को दिखाए कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, राइट? तो वो बंदा पहला स्टेप कैसे ले मल्टी बैगर ढूंढने का? ठीक है, तो अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स चाहिए, मतलब आपको चाहिए टाइटन, जो आप 2 रुपये से आपका 3500 रुपये का हो जाए। पहली चीज़ जो बिगिनर है उसे समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वाले स्टॉक से आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकते। ओके। क्योंकि 2 रुपये का स्टॉक 20 रुपये होने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। मतलब कंपनी को अपना प्रॉफिट ही एटलीस्ट 10x करना पड़ेगा, तब जाके वो शेयर जा सकता है, अगर वो मैनिपुलेटेड नहीं है, फंडामेंटल्स पे जा रहा है। ओके। तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कंपनी का साइज छोटा है, मार्केट कैप छोटी है, प्राइस पे जाना ही नहीं है। ओके। मार्केट कैप आप ये समझो 500 करोड़, ऑफ कोर्स रिस्की है, तो 500 करोड़ टू 10,000 करोड़ के बीच की मार्केट कैप हो, एंड उस कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो ग्रो हो सकती है। क्योंकि अगर आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें रिटर्न मल्टीफोल्ड आना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल L&T है, 5 लाख करोड़ की कंपनी ऑलरेडी है, ये कंपनी आपको 4 गुना रिटर्न नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी, राइट? रिलायंस से भी बड़ी हो जाएगी, तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना। बट अगर कोई कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 2000 करोड़ की है, वो 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ की हो सकती है, राइट? दे कैन ग्रो, तो आपका पैसा भी उसमें 5 टाइम्स हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है ऐसी कंपनीज को ढूंढना जिनकी मार्केट कैप 2000 से 10,000 है। अब मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग सिंपल टर्म्स में मेरे हिसाब से अंधेरे में तीर चलाने वाली बात। किसी को नहीं पता कि कौन सी कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न देगी, फॉर श्योर किसी को नहीं पता, राइट? क्योंकि छोटी कंपनीज हैं, डेटा कम अवेलेबल है, प्रमोटर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड इसीलिए आप 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, 1-2 निकल सकते हैं, राइट? मोस्ट प्रॉब्ली अगर 1-2 भी निकल गए तो आपका समझ लो सारा पैसा बाकी भी बैलेंस हो गया। बाकी भी बैलेंस ऐसे नहीं खराब हो जाते हैं, कुछ मेडियोकर रिटर्न देती हैं, शायद एक कंपनी रिटर्न ही ना दे, वो बंद हो जाए, ऐसा रहता है, राइट? बट ओवरऑल अगर आपने 5 में करा, 1-2 बढ़िया रिटर्न देंगे, 2 आपका ठीक ठाक रिटर्न देंगे, 1 शायद रिटर्न ना दे, तो इस तरीके का पोर्टफोलियो आपका बन जाता है। एंड पहला स्टेप यही है, मार्केट कैप आप डिफाइन करो। दूसरा है बेसिक चीज़ें जो स्टॉक में देखनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप यूट्यूब पर जाके 2-3 वीडियोज़ भी देख लोगे तो आपको पता रहेगा क्या कुछ देखना है। आप रेशियोज़ देख लो, आप प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ देख लो, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का छोटी कंपनी है उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट वो 50%, 60% साल का ग्रो करे ही। अगर वो सिर्फ 10% ग्रो हो रही है तो मतलब वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न ला के ही नहीं दे सकती। 5 साल में जो कंपनी नहीं ग्रो करी वो अब भी फिर से आगे नहीं करने वाली। तो ये चीज़ आपको देखनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मल्टी बैगर स्टॉक्स में हमें देखनी चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग। अगर कोई छोटी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस भले ही बढ़ रहा हो, अगर उसमें से प्रमोटर एग्जिट ले रहा है तो उससे बड़ा नेगेटिव पॉइंट कोई हो ही नहीं सकता। बेसिक प्रमोटर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? बेसिक प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 30% होनी चाहिए, बट स्टेबल होनी चाहिए। ओके। बाय करने हैं चलेगा, बट सेल नहीं कर रहे होने चाहिए। ओके। 1-आधा% चलता है, बट लेट्स से एक क्वार्टर में उनकी 50 थी, अगले में 45 हो रही है, 40 हो रही है, 35 हो रही है, मतलब आप समझ लो कि वो
टोटली प्रमोटरी एग्जिट ले रहा है, क्योंकि अगर मेरी कंपनी है तो मैं अगर खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तभी मैं अपने स्टॉक्स को बेचूंगा। डेफिनेटली तो वो वाली बात आ जाती है। एंड अगर आप बेसिक चीज़ें देख के मल्टी बैग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो आपको रिटर्न मिल सकते हैं। एक चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है कि वो सेक्टर अच्छा होना चाहिए। ओके। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर अभी अगर आप देखोगे 4-5 साल में एग्रोकेमिकल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आप रेलिस का 5 ईयर का चार्ट देखोगे, जहाँ 5 साल पहले था अभी भी वही है। अगर आप यूपीएल का चार्ट देखोगे 5 साल पहले जहाँ था वहीं अभी भी है, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। ओके। राइट, क्योंकि चीनी 40 रुपये किलो आज भी मिल रही है, 5 साल पहले भी मिल रही थी, तो इनके जो प्राइजेस हैं वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। राइट। तो जो इसमें जो इनपुट्स भी जाते हैं उनके प्राइस भी नहीं बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे धीरे धीरे गिरता जा रहा है, क्योंकि प्राइस हाइक आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एंड प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल सही। इवेंचुअली तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सेक्टर भी ग्रोइंग हो, उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। राइट, तो सेक्टर अगर अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस है, फार्मा है, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर है, जो सेक्टर ग्रो हो रहे हैं, ईवी है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, तो इस तरीके के सेक्टर्स अगर हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो सेक्टर से पहले पहले सेक्टर पे ही डिस्कस करते हैं। अभी जैसे आपने सेक्टर बोला, अगर मैं आपको 2 या 3 सेक्टर बोलो जो आपके फेवरेट है। ठीक है, ऐसे तो मैं बताऊंगा 7-8 सेक्टर हैं जिसके अंदर आप ले सकते हो, बट कुछ सेक्टर में आपको बताऊंगा। पहला है एथेनॉल, क्योंकि अभी पेट्रोल के अंदर 10% एथेनॉल ब्लेंड होता है। राइट। विद इन 5 ईयर्स ये 10 से 20 होना ही है। राइट, 100% श्योर है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ये हम करके रहेंगे। अब जब पेट्रोल के अंदर आप सोचो कितना कंजम्पशन है पूरे इंडिया के अंदर, 10% का अगर एथेनॉल ब्लेंड बढ़ता है तो एथेनॉल स्टॉक्स को डेफिनेटली फायदा होने वाला है। फॉर एग्जांपल बलरामपुर चीनी, प्राज, त्रिवेणी, दीज आर आई गेस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर अभी हमारी गवर्नमेंट बनी है, 15,000 किलोमीटर्स की रोड बनने वाली है। ठीक है, आप गूगल भी कर लो नेक्स्ट 5 ईयर्स में कितनी रोड बनने वाली है। 15,000 करोड़ के हाईवेज बनने वाले हैं, फॉर श्योर बने भी हैं पिछले 5-10 साल में और आगे भी बनते हैं। राइट, मुंबई, दिल्ली, हाँ बहुत सारे बने हैं, बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जा चुके हैं। राइट, दे आर इन प्रोसेस की बनेंगे, तो रोड स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, जैसे IREV इंफ्रा ले लो, गवर्नमेंट उनको फोकस करती है, एंड रोड नेटवर्क्स वगैरह हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर आप ईवी ले लो। ओके। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा सेल्स जो ग्रो हो रही है वो ईवी की हो रही है। हर साल ऑलमोस्ट 150% से 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स की सेल ग्रो हो रही है। राइट, तो ईवी सेक्टर के अंदर सिर्फ वही कंपनीज नहीं जो ईवीज बना रही हैं, जो ईवी की बैटरी बना रहे हैं, जो ईवी के कंपोनेंट बना रहे हैं। राइट, जो ईवी कार्स को चलने के लिए लिथियम आयन बैटरीज बना रहे हैं। राइट, तो ये सारे सेक्टर जितने आते हैं, फॉर एग्जांपल जो चार्जिंग स्टेशन भी बना रहे हैं उनको भी फायदा होगा। तो ईवी के अंदर जितने भी सब सेक्टर्स आ रहे हैं उनको भी फायदा होगा। जो ईवी का पूरा इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपने चार्जर की बात करी तो टाटा पावर आ गया, और अमारा राजा बैटरीज आ गया, एक्साइड आ गया, तो दीज आर गुड ईवी रिलेटेड स्टॉक्स। ठीक है, ये आपने 3 सेक्टर हो गए हमारे। नेक्स्ट सेक्टर जो आपको लगता है? इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सोलर हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी। राइट, रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है आने वाले 15 से 20 और 50 सालों के अंदर। आज की डेट में जो कंपनीज काम भी नहीं कर रही हैं, सिर्फ उस बारे में सोच रही हैं, उनके आप शेयर प्राइस देख लो। राइट, आप NHPC देख लो, आप अडानी पावर देख लो, आप टाटा पावर देख लो, NTPC देख लो। अभी इन्होंने काम करना स्टार्ट भी नहीं करा है, ये बस बोल रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं। राइट, एंड उनका शेयर प्राइस भाग रहा है, क्योंकि इवेंचुअली फ्यूचर यही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें शिफ्ट लेना ही पड़ेगा। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो सेक्टर है ये बहुत बड़ा सेक्टर है, आने वाले आप इसमें 50 साल 100 साल का भी गेम खेल सकते हो। राइट, तो अब अच्छा, आपने बीच में एक वर्ड यूज़ करा था, एक तो मेरे माइंड में अभी भी डाउट है कि जो पेशेंस कैसे रखे, इतना लोगों के अंदर आता है ना यार। सपोज करो आपने 5 रुपये का कोई स्टॉक बाय करा, जैसे BCG की बात करते हैं, आपने ब्राइटकॉम 5 रुपये का लिया, जो 10 पर आया होगा, आपने देखा यार 100% गेंस आ गया, बेच देता हूँ, 15 हो गया, आपने सोचा यार 200% गेंस आ गया, 20 हो गया, 30, 40, 50। क्वेश्चन ये उस टाइम पे पेशेंस कैसे रखें? इंसान के अंदर ये फील आती है यार भाई पैसा गिर ना जाए, यहाँ से गिर ना जाए, बेच देता हूँ, निकल जाए, मेरा पैसा डबल हो गया। वो पेशेंस कैसे रखा जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। ब्राइटकॉम को जब मैंने 5 रुपये पे खरीदा था, मैंने अकेले नहीं खरीदा था, मैंने चिल्ला के बताया था सबको कि भाई सब लोग खरीदो। है ना, फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज हो गए, रिलेटिव्स हो गए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं था नहीं तो। अच्छा, बट सॉरी टू इंटरप्ट, ये कब की बात है? ये है 2021 की बात, 2021।
इसमें ग्रोथ आई थी दिसंबर में, मैंने दिसंबर में सेल करा था एंड जुलाई से ये बढ़ना स्टार्ट हो गया था, तो 2021 के स्टार्टिंग की बात है ये। ओके एंड 5 रुपये पे खरीदा, बहुत सारे लोगों ने 10 रुपये पे एग्जिट लिया, 15 पे लिया, 20 पे लिया, 30 पे सबने एग्जिट लिया। मतलब कोई भी नहीं था ऐसा जो जिसको मैंने बताया हो जिसने ना सेल करा हो। राइट स्टॉक्स को होल्ड करने के और बड़ा प्रॉफिट पे बैठे रहने की 2 सबसे बड़े पॉइंट्स हैं। पहला, आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि आपने इन्वेस्ट क्यों करा है। ओके अगर आपने इन्वेस्ट ये सोच के करा था कि ये स्टॉक मुझे 1000% की रिटर्न दे सकता है, तो जब वो आपको देगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा। पर अगर आपने इसलिए खरीदा था क्योंकि विभोर सर ने खरीदा था तो फिर आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे। जैसे ही वो 30-40% होगा, आपको अंदर से होने लगा कि ये क्या हो रहा है, तो हाँ, पैसा आगे right. तो पहला तो ये इन्वेस्टमेंट अगर आपने करा है तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये स्टॉक मैं होल्ड करूंगा एंड अगर इतने रिटर्न देगा तो एक्सपेक्टेड है, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। ओके फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। सेकेंड, यू हैव टू बी फाइनेंशियली सिक्योर। ओके मैं जब स्टॉक मार्केट में, जैसे मैंने बताया, मैं एक पैसिव इनकम के लिए कर रहा हूँ। मेरा स्टॉक मार्केट से रेंट नहीं जा रहा है, मेरा स्टॉक मार्केट से मेरी कार का फ्यूल नहीं जा रहा है, मैं उसके लिए अलग से काम कर रहा हूँ, राइट। तो आई एम नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन इट, इसीलिए मैं उसे एक ओपन माइंड से सोच पाता हूँ। मैं इतना रोज़ मैं अपना पोर्टफोलियो चेक भी नहीं करता हूँ, आज इतना ऊपर गिरा, आज इतना नीचे गिरा। क्योंकि अगर आपका रेंट जाना है स्टॉक मार्केट के पैसे से, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग से भी जाना है, आप इमोशनली इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए उस चीज़ पे, राइट, कि आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। मन करेगा कि यार यहाँ से निकाल के रेंट पे कर देता हूँ, कुछ कर देते हैं, राइट। एंड इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कुछ लोग स्टॉक मार्केट की इनकम से ही, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग की इनकम से ही। तो अगर आपका ये माइंड सेट है डिपेंडेंट हो पूरी तरीके से, तो आप कभी बड़ा प्रॉफिट राइड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उसे खोने का डर रहेगा हमेशा। बिल्कुल सही है। अच्छा, बीच में एक टॉपिक नहीं, आपने एक वर्ड बोला था मैन्युपुलेटेड, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा था, तो ये मैन्युपुलेशन स्टॉक्स कौन से होते हैं या मैन्युपुलेशन होती कैसे है? अभी जैसे 2021 चला गया, अभी आज BCG की बात करते हैं। अभी सबको पता है कि BCG एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, राइट, फंडामेंटली बैड है, और सेबी के भी काफ़ी सारे उस पर नोटिफिकेशंस वगैरह आ गए, अभी डीलिस्ट हो गया, डीलिस्ट हो गया कि भाई महीने में एक आधी बार ट्रेड हुआ करेगा, इस टाइप से उनके रूल्स आ गए। पहला, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स कौन से होते हैं, और पहले ये समझाने के बाद कि व्यूअर्स को भाई ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें, ताकि कुछ व्यूअर्स जो लोग होते हैं ना, मैंने कितने लोग देखे SMS आता है वो बाय करने लग जाते हैं, या फिर कहीं पे भी कोई प्रमोशन चल रहा है ट्विटर पे, हम लोग कई बार देखते हैं यूट्यूब पे एड्स में ही कोई बंदा बोल रहा होता है इस स्टॉक्स के बारे में, तो वो सर्किट पे चलते रहते हैं अप एंड डाउन। तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, मैन्युपुलेशन हो रही है, और बचा कैसे जाए? ऑपरेटर्स के स्टॉक में से ढूंढने का मेरा एक सिंपल सा कोट है कि अगर मेरे स्टॉक का चर्चा हो गया तो मेरा खर्चा हो गया। जो स्टॉक आज की डेट में चर्चा हो रही है, जिसके बारे में न्यूज़ चैनल में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बात चल रही है, जिसके बारे में न्यूज़ के आर्टिकल्स अपने व्यूज़ दे रहे हैं, आप समझ लो उस स्टॉक के अंदर ऑपरेटर हो सकता है, अगर वो स्मॉल कैप या मिड कैप है। लार्ज कैप में नहीं होगा, लार्ज कैप में नहीं होगा, राइट, Okay. क्योंकि उसे चलाना मुश्किल है। 5 लाख करोड़ की कंपनी कोई नहीं चला सकता, Right. बट 2000-5000 करोड़ की चला सकते हैं, जिसके पास 200-300 करोड़ है, बहुत ईजिली। ठीक है, ऑपरेटर को प्रॉफिट तभी होगा जब पब्लिक आके उनके शेयर्स को खरीदेगी, मतलब वो एग्जिट ले एंड पब्लिक एंटर करे, ठीक कि है। उन्होंने कोई स्टॉक को 10 रुपये बाय करा, उन्होंने बाय ऑर्डर्स लगा के उसे 50 तक पहुंचा दिया, अपर सर्किट डायरेक्ट 50 रुपये पे आ गया, उनके पोर्टफोलियो में 500% का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, बट उन्हें वहाँ पे एग्जिट लेने के लिए कोई बायर चाहिए, राइट, क्योंकि उसके अंदर इतनी वॉल्यूम नहीं है, राइट, तो फिर ऑपरेटर्स क्या करते हैं, मार्केटिंग स्पेंड निकालते हैं, राइट। न्यूज़ चैनल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, आपको हर जगह उस स्टॉक के बारे में न्यूज़ सुनेगी कि ये देखो कितना अच्छा शेयर है, 10 रुपये से 50 रुपये हो गया। अब वहाँ पे पब्लिक आना स्टार्ट होगी एंड ऑपरेटर धीरे धीरे एग्जिट लेगा एंड वो स्टॉक आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। एग्जैक्टली ब्राइटकॉम के साथ हुआ, वो स्टॉक 5 रुपये से 205 तक गया, 205 पे इतना हाइप उसकी बनाई गई, हर जगह उस शेयर के बारे में बात हो रही है, टेलीग्राम पे, न्यूज़ चैनल पे, एंड इतना ज़्यादा हाइप हुई कि 205 पे फिर लोगों ने एंटर करना स्टार्ट करा, ऑपरेटर ने पूरा एग्जिट लिया, वापस से वो 8-10 रुपये पे आ गया था अभी लास्ट राइट, एक हफ्ते पहले, राइट। तो ये ऑपरेटर्स का गेम होता है। ऑपरेटर्स आज की डेट में सबसे बड़े ऑपरेटर वही हैं जिनका नाम जो आपको स्टॉक्स का नाम बताते हैं, राइट। न्यूज़ चैनल्स हो गए, सोशल मीडिया पे हो गए, एंड न्यूज़ के जितने भी आर्टिकल्स हैं। इनसे बचा कैसे जाए? मान लो कोई रिटेल वाला बंदा है, अभी आया है, मैं अपनी अगर बात करूं, मैं भी स्टार्टिंग के 2013 में जब मैंने एंट्री ली थी, मैं मनी कंट्रोल पे पढ़ता था, या गूगल पे लिखो पेनी स्टॉक्स टू बाय, मल्टीबैगर स्टॉक्स टू बाय। तो क्वेश्चन ये, इनसे बचा कैसे जाए? कोई नया बंदा आके एकदम से हाँ ये बाय कर लेते हैं, उसको क्या सलाह देंगे? ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक स्पेशली उसमें ढूंढना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि ऑपरेटर से बच जाओ,
तो पहले तो आपको देखना है कि प्रमोटर का स्टेक स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, राइट। दूसरा आपको ये देखना है कि उसका प्राइस क्या हिस्ट्री में बार बार ऊपर और नीचे आया है, क्योंकि Okay. जो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक होते हैं वो 10 साल में उसे 1 साल चलाते हैं, 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर एक बार चलाते हैं फिर छोड़ देते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल रुचि सोया आप ले लो, बहुत बार उससे मैनिपुलेट करा गया, तो उसकी ऐसी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए कि वो बार बार ऊपर जा रहा है बार बार नीचे जा रहा है। तो पहले पॉइंट तो आपको ये देखना है। दूसरा आपको ये देखना है कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा मूव तो नहीं आ गया। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक 10 रुपये पर ट्रेड हो रहा था, एकदम से अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया, फंडामेंटली कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, राइट। इट मीन्स उसके अंदर ऑपरेटर घुसा हुआ बैठा हुआ। ओके, तो आपको उन्हीं स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेनी है जिसका प्राइस स्टेबल है, राइट, वो पहले ऑपरेट नहीं करा गया है एंड प्रमोटर की होल्डिंग उसके अंदर स्टेबल है। ये 3 चीज़ अगर आप कर लेते हो, मोस्ट प्रॉब्ली आप बच जाओगे ऑपरेटर गेम से। ओके। एक आइडियल मल्टी बैगर, एक मान लेते एक बंदा आया और मतलब सपोज करते आगे उसने कोई भी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा, उसने सेक्टर भी देख लिया, उसने प्रमोटर होल्डिंग भी देख ली। आइडियल मल्टी बैगर के रिटर्न्स कितने होने चाहिए कि भाई यहाँ पर पहली बार वो बंदा प्रॉफिट बुक करने का सोचे? ठीक है, मैं बोलूँगा अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा है, प्रॉफिट बुकिंग आपको तब करनी चाहिए जब आपके स्टॉक में इन्वेस्ट करने का रीज़न ख़त्म हो जाए, ओके, या फिर आपने किसी गोल के लिए ही इन्वेस्ट करा था। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी स्टॉक में इसीलिए इन्वेस्ट करा है कि मैं इससे घर लूँगा 20 साल बाद, तो उसको बेचना मेक सेंस। बट उससे पहले अगर आपका कोई गोल नहीं है तो स्टॉक को बेचने का एक ही रीज़न है कि अगर आपको स्टॉक को बाय करने का रीज़न खत्म हो जाए तो आप सेल कर सकते हो। बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी स्टॉक को इसलिए बाय करा था कि एथेनॉल बनाती है वो कंपनी, कल को वो बोले कि हम एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर रहे हैं या फिर उसको स्लो डाउन करेंगे, हम और बिजनेसेस में एंटर करने वाले, राइट, हम ये केमिकल बनाएंगे, हम वो केमिकल बनाएंगे, आई विल सेल दैट स्टॉक, क्योंकि वो रीज़न ही नहीं है, मैं वो अपने ऑब्जेक्टिव से भटक रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी आई विल एग्जिट दैट स्टॉक। अगर मैंने किसी स्टॉक में इसलिए इन्वेस्ट करा था कि उसके अंदर DIS की होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आई विल सेल दैट स्टॉक जब उसके अंदर DIS की होल्डिंग घटेगी। तो जब रीज़न ख़त्म हो जाए तब आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं, एंड कोई भी सही टाइम नहीं होता है स्टॉक को सेल करने का। एंड मैंने जितने स्टॉक्स को बेचा है मुझे आज रिग्रेट ही है। तो आई फील अगर आप जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हो, प्रॉफिटेबल स्टॉक को तो ज़रूर होल्ड करना चाहिए, सेल आप उन्हें करो जो लॉस में। ओके, मान लेते कोई बंदा है, कॉलेज गोइंग है और 20-22 साल की एज है, 25 साल मान लेते, चलो कॉलेज अभी अभी ख़त्म हुआ, छोटी सी जॉब लगी, या कॉलेज गोइंग वाले हैं, तो ज़्यादा सेविंग्स तो नहीं है, खर्चे भी करेगा, EMI भी पे करेगा, अप एंड डाउन करेगा, तो उसको पहला क्वेश्चन ये है कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आपका कैपिटल कितना है। अगर आपका 10,000 का कैपिटल है, मैं लूँगा 2-3 स्टॉक्स आपके लिए बहुत हैं, Okay. मोर देन इनफ। अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, आई वुड से आप 5 से 10 या 12 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। आई फील मोर देन 20 to 30 स्टॉक्स पोर्टफोलियो के अंदर नहीं होने चाहिए। अगेन सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मैंने ऐसे इन्वेस्टर्स को देखा है जिनके पास 300 स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में। ओह गॉड। मैंने ऐसे इन्वेस्टर्स को देखा है जिनके पास 20-25 स्टॉक्स हैं एंड वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। राइट। आपको एक चीज़ करियर में जब आप इन्वेस्टिंग में आगे बढ़ते हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप स्टॉक्स जो आपके ख़राब है उन्हें बेचते रहो, एंड जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन्हें पिरामिडिंग करते रहो। ओके। राइट। सबसे बड़ी गलती लोग ये भी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने भी करी है। मैंने टाटा पावर को 80 रुपये पे ख़रीदा, बट मैंने उसको कभी दोबारा ख़रीदा ही नहीं। ओके। मतलब क्या करना चाहिए था कि 80 पे खरीदना चाहिए था, 100 पे, 120 पे, 150 पार्ट्स में खरीदते रहना चाहिए था। तो ये चीज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास हर महीने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो आप हर महीने एक नया स्टॉक ढूंढ रहे हो। ये बहुत लोग गलतियां करते हैं। इन्वेस्टिंग को लोग ट्रेडिंग की तरह अब लेना स्टार्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मेरी भी कम्युनिटी है इन्वेस्टिंग की, तो आप लोग रोज बोलते हैं कि आज क्या खरीदें। देन मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टिंग के अंदर आपको 2 महीने 3 महीने में एक अच्छा स्टॉक मिलता है जिसके अंदर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी नहीं है। जो आपका स्टॉक चल रहा है आप उसमें धीरे धीरे ऐड करते रहो। बिल्कुल। तो आई गेस मोर देन 30 तो कभी नहीं होने चाहिए। अगर आपको सच में डाइवर्सिफाई करना है आप इंडेक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 30% एलोकेशन इंडेक्स में कर दिया तो आपको पता ही ये 50 कंपनीज में इन्वेस्ट ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बार बार मुझे हर एक स्टॉक के अंदर इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना है। अगर मैं निफ्टी 50 में कर दिया तो मुझे रिलायंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है 10,000 तो रिलायंस में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट। एग्जैक्टली। वो सेंस नहीं बनाता है ज़्यादा स्टॉक्स रखना मेरे ख्याल से। फिर वो ऐसे एक कोट है ना कि बच्चे और स्टॉक्स उतने होने चाहिए जितने आप संभाल सको। राइट, वो वाली बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या आती है, लोग क्या करते हैं, पिरामिडिंग जैसे अभी आपने बोला। अच्छा, पहले तो आप एक्सप्लेन करिए ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए, पिरामिडिंग क्या होता है एग्जांपल के साथ। पिरामिडिंग क्या होता है कि आप एक पिरामिड है, राइट।
तो आप लेवल्स पे बाय करो, फॉर एग्जांपल 100, 120, 130, 140, आप इस तरीके से स्टॉक्स के अंदर बाइंग कर रहे हो, राइट। दूसरा इसका एक ऑपोजिट होता है एवरेजिंग। एवरेजिंग क्या होता है कि 100 रुपये पे आपने बाय करा था, 90 रुपये पे बाय करा, 80 रुपये पे बाय करा, 70 रुपये पे बाय करा। तो आई फील एवरेजिंग तो कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा पिरामिडिंग करो, क्योंकि अगर कोई स्टॉक आपके बाइंग लेवल से नीचे आ गया, इट मीन्स शायद चांस है कि आपका एनालिसिस गलत था, शायद आप गलत थे। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि जो मैं बेचूंगा नहीं, एग्जिट नहीं लूँगा, बट मैं इसे और ज़्यादा खरीदूंगा नहीं, शायद मैं यहाँ पे गलत हूँ। बट अगर कोई स्टॉक है जो आपने 100 रुपये खरीदा और वो 200 रुपये का हो गया, इट मीन्स आपने कुछ सही एनालाइज करा था, शायद उस कंपनी के अंदर 200 से 1000 जाने का पोटेंशियल है, बिल्कुल, तब आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करो। आज की डेट में एवरेजिंग हर इंसान कर रहा है और पिरामिडिंग के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अभी मैंने कहा एक्सप्लेन करो, नया वर्ड है। तो मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ, पिरामिडिंग जो होती है वो प्रॉफिट में होती है, मतलब जैसे रुचित ने बताया कि आप 100 पे खरीदोगे, 120 पे, 140 पे, क्योंकि आप उसको ट्रेंड राइड करना चाह रहे हो। एवरेजिंग जो होती है वो लॉस में होती है। लोग क्या करते हैं, 100 पे खरीदा, अब 80 पर आ गया, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग विद अ स्माइल कि हाँ यार हम गलत है, मार्केट इतना बड़ा है, लोग उसको और एवरेज कर लेते हैं। हमें कंपनी का प्रमोटर थोड़ी बनना है, आपको पैसा कमाना था, गलत हो गया एनालिसिस, दूसरा स्टॉक पकड़ो। अगर बिलीफ है भी कि चलो हो सकता है, जैसे भी आपने बोला कि एग्रोकेमिकल अभी मूव नहीं कर रहा, हो सकता है थोड़े टाइम बाद मूव करे, तो ये नहीं कि उस सारा पैसा उसी में डाल दिया, वो तो पैसा अटक ही जाएगा सारा। ठीक है, अब स्टॉक की तो बात हो गई। एक टाइम पे अगर मान लेते हैं जैसे अभी आजकल इथेनॉल चल रहा है, डिफेंस चल रहा है, रेलवे चल रहा है, अब मैं सेक्टर कितने रखूं अपने पोर्टफोलियो में? लोग कई बार गलतियां क्या करते हैं जो मैंने नोटिस करा है, डिफेंस 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 डाल देंगे, रेलवे 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 डाल देंगे। सेक्टर कितने फोकस करे जाए? आई फील जो भी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स आपको लगता है उसमें का 1 या 2 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एंड कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो आपका मल्टीपल सेक्टर्स भी कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इरकॉन इंटरनेशनल है, आपका रेलवे कंस्ट्रक्शन भी हो गया एंड आपका रेलवेज भी हो गया, आपका रोड भी हो गया एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन भी हो गया। तो दोनों कंस्ट्रक्शन आपने, एक रेलवे के अंदर भी आपका स्टॉक समझ लो हो गया एक तरीके से, और रोड्स का भी होगा, दोनों में ग्रो हो रहा है तो ये स्टॉक आपका चल जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल टाटा पावर हो गया, आपका एनर्जी भी हो गया, ये आपका ईवी के अंदर भी हो गया, एंड आपका ये ग्रीन एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम बिल्कुल ठीक है। तो आप, अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए जो मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर जिनका बिजनेस है एंड वो सारे सेक्टर्स ग्रोइंग सेक्टर्स के अंदर आ रहे हैं। टाटा पावर सोलर भी बना रहा है, राइट। तो अगर हमने टाटा पावर इन्वेस्ट कर दिया तो ये एक ऐसा चीज़ है जो हर ग्रोइंग सेक्टर के अंदर अपना पैसा डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत कम स्टॉक्स में बहुत सारे सेक्टर्स कवर कर सकते हो। दिस इज द ट्रिक आई थिंक। ठीक है, अब एवरेजिंग और पिरामिडिंग के बीच एक सवाल करते हैं। मान लेते हैं आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पे बाय करा, ये 120 आ गया, आपने और बाय कर लिया कि मैं ट्रेंड राइड कर रहा हूँ, ये 140 गया, आपने थोड़ा कि चल थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, इस महीने सैलरी आई है, कुछ सेविंग एक्स्ट्रा हो गई मेरे पास। अब क्वेश्चन ये है विच इज़ अ बेटर ऑप्शन, कि जब ये 160 जाए तब मैं ऐड करूं या मैं वेट करूं कि हम ये मुझे 120 130 के आसपास वापस से मिल जाए? दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ठीक है, तो इन लॉन्ग टर्म आप कभी भी बाय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई स्टॉक है जो 100 रुपये से 1000 जाता है तो डजेंट मैटर आप 120 पे बाय करो, 160 पे बाय करो, 170 पे बाय करो, बट शॉर्ट टर्म में आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक 160 गया है, आपने 160 पे बाय करा तो शायद वो फिर से 130 पे है। तो यहाँ पे आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है, अगर वो ऑपरेटर ड्रिवन नहीं है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हुआ चलेगा, राइट। तो आप कर सकते हो कि आप सपोर्ट लेवल ड्रॉ करो एंड आप बोलो कि मैं सपोर्ट लेवल्स पे बाय करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक का 120 सपोर्ट है एंड करेंटली वो 135 पे ट्रेड हो रहा है, तो आई विल वेट कि 120 पे आने पे मैं इसे खरीद लूंगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए पहला कि मान लो मन कर रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, किसी ने 100 शेयर बाय करे 100 रुपये पे, 10,000 लगा दिए, अभी 150 आ गया, चलो 200 हो गया, 1 मल्टी बैगर बन गया, 1x हो गया, तो क्या वहाँ पर थोड़ा सा बुक करना बनता है? डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुकिंग तब कर सकते हो जो आपको लगता है कि आप, या तो आपको उस पैसे का यूज़ है, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको करना ही चाहिए, फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं। सेकेंडली अगर आपको लगता है इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे किसी और सेक्टर के अंदर या किसी और स्टॉक के अंदर लग रही है, तब आप उसको सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करके आप इस तरीके का स्टेप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब कोई बंदा मान लेता है, अभी जैसे हमने बात करी कि 3-4 स्टॉक रखने चाहिए इस तरीके से, अब हमने सेक्टर की भी बात करी, अब इसमें एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट क्या समझते हैं, जो सेक्टर वाले स्टॉक्स होंगे क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक है तो वो इमीडिएटली तो ग्रो नहीं करेंगे,
वो जैसे जैसे बिजनेस आएगा, न्यूज़ आएगी, वो ग्रो करेंगे, फिर न्यूज़ आएगी, फिर बिजनेस आएगा, ग्रो करेंगे। तो विच इज़ अ बेटर ऑप्शन कि मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, जैसे हमने टाटा पावर डिस्कस करा, बलरामपुर चीनी डिस्कस करा, या मैं इनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं? ईवी का म्यूचुअल फंड आ गया आजकल तो, और आप देख रहे हो कि डिफेंस का म्यूचुअल फंड आ गया। विच इज़ अ बेटर ऑप्शन? ठीक है, पहली बात तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर रिस्क एपेटाइट, कि अगर आप अपना 30s में हो, 40s में, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। Okay. बट जैसे आई एम वेरी यंग, तो मैं तो अपना सारा जो एसेट एलोकेशन है सिर्फ इक्विटी में कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड तो मैंने आज तक कोई बाय भी नहीं करा। Okay. राइट, टोटली डिपेंड्स कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स बाय करते हो डेफिनेटली आप एक सेफर साइड जा रहे हो, आपको थोड़ा 1-2% का जो रिटर्न है वो कम देखने के लिए मिलेगा, आपको एक्सिट लो देना पड़ सकता है, आपको एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके के टैक्सेशन आपको थोड़ा सा वहाँ पे डिसएडवांटेज शायद देखने के लिए मिल सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें का डिसएडवांटेज है। बट अगर आप रिस्क लेके ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स इज़ द वे। अगर आपको थोड़ा सेफ साइड खेलना ही है, आप ETF से बाय कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर सेक्टर्स के ETF आ चुके हैं, राइट, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं देना है, राइट, एंड आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो, कभी भी एंट्री ले सकते हो, आपको म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं। तो आप इस तरीके से डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, कोई बंदा है जो स्विंग ट्रेड भी कर रहा है, इन्वेस्टिंग भी कर रहा है, 2 अलग अलग डीमैट अकाउंट रखें, सेग्रीगेट करें पहले से ही स्टार्टिंग से कि भाई ये स्विंग वाला है, क्योंकि हो सकता है उसमें भी टाटा पावर उसके पास बाय हो जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस से देख लिया, ब्रेकआउट देख लिया, और हो सकता है इन्वेस्टिंग वाला जो है लॉन्ग टर्म होराइजन 5 साल 7-10 साल में भाई मैं टच नहीं करूँगा वो है। तो विच इज़ अ बेटर ऑप्शन कि या तो सारा पैसा एक ही जगह रखा जाए, या 2 अलग अलग डीमैट अकाउंट रखे जाए और उनमें रखा जाए? बिल्कुल, 2 आपके अलग अलग डीमैट अकाउंट होने चाहिए, एंड इसके 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहला, स्टॉक मार्केट में काफ़ी बार होता है कि कोई ब्रोकर उस टाइम रिस्पॉन्ड नहीं करता है। फॉर Okay. एग्जांपल, किसी दिन आपका ग्रो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, किसी दिन जीरो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। Right. तो एटलीस्ट किसी दिन अगर आपको बाय करना है किसी स्टॉक, तो क्योंकि आपके पास 2 डीमैट अकाउंट है तो आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है। पहला एडवांटेज तो ये। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपका जो कैपिटल है वो सेग्रीगेटेड रहेगा। आपको पता है कि आपका 70% कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो वो इन्वेस्टमेंट में ही रहेगा। आपको पता है कि मुझे 3 लाख रुपए से ट्रेड करना है, तो अगर आप इन्वेस्टिंग वाले अकाउंट से ट्रेड करोगे तो आपको लगेगा कि आज मेरा लॉस हो गया, तो चलो ये स्टॉक बेच के आज ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो Right. डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अलग अलग अकाउंट रहेंगे तो वो आप एटलीस्ट लॉग इन करके उसमें टी पिन डाल के एंड ये सारी चीज़ें करके शायद आप बेचोगे नहीं। अगर बेच भी लोगे तो उसे वापस से आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लाने में आपको 2 दिन का टाइम लग जाएगा। Right. तो वो चीज़ आप नहीं करोगे। तो अलग अलग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। जैसे अभी क्वाइट यंग हो, तो बाकी जो क्वाइट यंग लोग हैं, आपको लगता है कि यंग स्टार्ट करने में बेनिफिट है, या मार्केट तो ग्रो कर ही रहा है, निफ्टी तो आगे भी ग्रो करेगी, स्टॉक्स तो आगे भी ग्रो करेंगे, आगे भी लिस्ट होंगे, या कभी भी स्टार्ट करो तो भी बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं, देखे जा सकते हैं। पहला, अगर आपको स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है तो आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दो, राइट। वॉरेन बफेट इतने बड़े इन्वेस्टर क्यों? क्योंकि उन्होंने 11 साल से इन्वेस्ट करना स्टार्ट Right. करा था, राइट। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दो कि आप यंग एज से स्टार्ट कर दो, 16, 17, 18, 20, जितना जल्दी हो पाए। दूसरा है कि आप कैपिटल बहुत ज़्यादा दे दो, राइट। Okay. आपने 20 साल से नहीं स्टार्ट करा, आपने 30 साल से स्टार्ट करा, बट आपने एक ऐसे करियर में आपने एंट्री ली कि आपके पास इनकम बहुत है, एक्टिव इनकम, तो आप बड़े इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, इवेंचुअली आपका कॉर्पस बड़ा बन पाए, राइट। तो दोनों ही तरीके सही हैं। अगर आप टाइम दे सकते हो, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप स्टॉक मार्केट में जितना जल्दी आप हो। बट मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप 18 साल के हो, 19 साल के हो, आप महीने के 500 रुपये, 1000 रुपये की SIP करो। आई फील अगर वो पैसा अपनी सेल्फ में इन्वेस्ट करोगे, ग्रोथ में इन्वेस्ट करोगे, लर्निंग में इन्वेस्ट करोगे, तो आप 10 साल बाद शायद 2 लाख रुपए की SIP भी कर पाओ, राइट। राइट। तो स्टॉक मार्केट में अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करो सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है, राइट। 500 रुपये, 1000 रुपये की SIP से कोई अमीर नहीं बनने वाला है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप इन्वेस्ट तब करो जब आपकी एक एक्टिव इनकम हो, राइट। स्टॉक मार्केट से आपको इन्वेस्टिंग से पैसा नहीं बनाना है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात करी सारी, तो आपने बोला कि यार हमने स्विंग ट्रेडिंग छोड़ ही दी, राइट, अब प्रॉपर इन्वेस्टिंग पे ही फोकस्ड है। तो एक कंपैरिजन दीजिए स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के ऊपर। आज की डेट में JEE, नीट और UPSC के बाद सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कहीं है तो वो ट्रेडिंग के अंदर है। ओके। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिंग में लोगों को पता नहीं है वो कितने बड़े कंपटीशन में। ओके। उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा आसान है। आज कोई UPSC करने जा रहा है, उसे पता है कि ये टफ है। ट्रेडिंग लोगों को लगता है हलवा है, क्योंकि हर इंसान का प्रॉफिट हो रहा है, सोशल मीडिया पे वो देख रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट दिख रहा है, टेलीग्राम पे प्रॉफिट दिख रहा है, तो उन्हें लगता है वो चीज़ आसान है। जब वो ट्रेडिंग करने जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है, तब उन्हें लगता है ये मेरी गलती है,
राइट। Okay. बट 99% ट्रेडर्स लॉस में हैं। तो अगर कोई ट्रेडिंग करने आ रहा है, आप जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट मारने आ रहे हो, आप ये समझ लो जितना टफ जेई या नीट होगा उतना ही टफ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। एंड एक कोट मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर इतना आसान होता मार्केट का ताला तो हर इंसान होता राकेश वाला, राइट। तो ट्रेडिंग इज़ द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपको कैपिटल भी चाहिए एंड इमोशनली आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको कोई हिला नहीं सकता, राइट। अगर आपका लॉस हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप एक सेम इमोशनल स्टेट पे हो। एंड इस तरीके का टेम्परामेंट बहुत कम लोगों का होता है। एंड जिन लोगों का होता है वो सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, वो किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा उखाड़ सकते हैं, राइट। वो सॉफ्टवेयर बनाने जाएंगे, वो वहाँ भी अच्छा करेंगे। वो अगर मैनेजर्स बनेंगे, वो वहाँ भी अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट ही इतना अच्छा है, राइट। दे कैन कीप देमसेल्फ काम। काइंड ऑफ लाइक मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। तो एक ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। आपको एक लेवल का, सर्टेन लेवल का आईक्यू भी होना चाहिए, आपको इमोशनली भी आप स्टेबल होने चाहिए, फाइनेंशियली भी आप स्टेबल होने चाहिए, आपके पास बैकिंग होनी चाहिए, आपको एक इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए सही लोगों का, राइट। क्योंकि मैंने कई लोग देखा है, मतलब अच्छा इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग जॉब छोड़ देते, क्या मैं जॉब छोड़ दूं ट्रेडिंग के लिए? नहीं, उस पे क्या व्यू है? बिल्कुल। ट्रेडिंग, अगर आप जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आ रहे हो, आप डेफिनेटली 100% पैसे के लिए आ रहे हो, राइट। अगर आप जॉब में करते हो, यू कैन स्टार्ट विथ स्विंग ट्रेडिंग, राइट। मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल एसेट्स हैं जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रेडर बन सकते हो, नहीं बन सकते हो। अगर आपके दिन में जॉब है, आप रात में फॉरेक्स कर सकते हो, राइट। अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप 6 महीने साल भर करते हो, आपको पता चल जाएगा कि आप एक ट्रेडर बन सकते हो, नहीं बन सकते हो। अगर आपने लेट से स्विंग ट्रेडिंग में 1-2 साल अच्छा पैसा कमा लिया, राइट, कॉन्स्टेंटली कमा लिया, एंड ट्रेडर बनने में आपको बता दूं सालों लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2021-22 में बहुत सारे लोग बहुत प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर बन गए, राइट। उनको लगा कि वही है हर्षद मेहता। उस टाइम पे मार्केट ही बढ़ रहा था, आप कोई भी स्टॉक बाय करो, आपको प्रॉफिट ही होगा, बट उन्हीं लोगों को 2022 में पता चल गया, जब रशिया यूक्रेन, जब मार्केट 2022 में साइडवेज हो गया, नीचे गिरना लग गया, तो सब स्विंग ट्रेडर चले गए, राइट। तो आपको अगर ट्रेडर बनना भी है, आपको हर मार्केट में ट्रेड करना आना चाहिए। आपको बुल रन में ट्रेड करना आना चाहिए, फिर आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना आना चाहिए, जब मार्केट गिर रहा है तब ट्रेड करना आना चाहिए। और इस पूरे साइकिल में एटलीस्ट 5 से 6 साल लगते हैं, राइट। 2 साल मार्केट ऊपर बढ़ता है, 2 साल नहीं बढ़ता है, 2 साल गिरता है, तो 5 से 6 साल का आपको टाइम लगेगा, तब जाके आप जॉब क्विट कर सकते हो एंड आप फुल टाइम ट्रेडिंग परस्यू कर सकते हो। बट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा हो चुका है, अगर आपके पास इतना लाइक अमाउंट है जो आप सर्वाइव कर सकते हो, अगर आपके लॉसेस वगैरह भी हो रहे हैं, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आप नए नए हो तो डेफिनेटली नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है। अब इस चीज़ पे वापस आते हैं। आपने बोला था कि भाई देखो जो ब्लू चिप है वो आपको मल्टीपल फोल्ड रिटर्न्स नहीं देगा। आप एक्सपेक्ट करो अभी एलटी चल रहा है, कुछ एग्जांपल 3000, 3500, 4000, राइट। आप एक्सपेक्ट करो वो 10,000 चला जाए, 20,000 चला जाए, बहुत टाइम लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, बट वो बहुत टाइम लेके जाएगा। अब क्वेश्चन यही है कि ब्लू चिप और स्मॉल कैप में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एफडी करा लो, राइट। क्योंकि एफडी आपको ज़्यादा रिटर्न दे देंगे इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स। अगर आप एचडीएफसी देख लो, 3 साल में कोई रिटर्न नहीं है। एशियन पेंट्स देख लो, कोई रिटर्न नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली दे आर द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया, रिटर्न नहीं दे रही है, राइट। तो स्टॉक पिकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लक फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट करा होता 3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं है, राइट। बहुत अच्छी कंपनी है, एफएमसीजी सेक्टर तो ग्रो करना ही है इंडिया के अंदर, बट स्टॉक के अंदर रिटर्न नहीं आ रहा है। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने से अच्छा मैं बोलूँगा आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर लो, या फिर एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। वहाँ पे एटलीस्ट आपके कांस्टेंट रिटर्न आते रहेंगे, ठीक है, राइट। एंड आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने एचडीएफसी में 3 साल पहले करा होता, एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक होते, आपने एक 20% एलोकेशन या 15% एलोकेशन भी दिया होता, तो आपको पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, राइट। तो आपको लार्ज कैप में जितना भी, आई फील पर्सनल व्यू है, जितना भी आपको एलोकेशन चाहिए वो आप इंडेक्स में कर सकते हो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, एंड इस तरीके से आपका एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। एंड बाकी इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप स्मॉल कैप में इंडिविजुअली कर सकते हो। डन रुचित, काफ़ी मज़ा आया एंड बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। सबसे बेस्ट पार्ट तो जो ऑपरेटर वाला लगा कि किस तरीके से करते हैं। एंड अगर ये पॉडकास्ट अच्छा चलता है, आपके हिसाब से इस पॉडकास्ट पे कितने लाइक्स आने चाहिए, तब आप मुझे ऑपरेटर वाली पूरी कहानी या कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं, डार्क रियलिटी है, हम वो बनाएंगे। एटलीस्ट 5000 लाइक्स। ओके, अगर इस पॉडकास्ट पे 5000 लाइक आते हैं, जो कि रुचित की एक विश है, राइट, तो हम बनाएंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट डार्क रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, किस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं आज की डेट पे
मार्केट में जो लोग ऑडियंस को पता नहीं है, राइट, पब्लिक को पता नहीं है, एंड पीछे से किस तरीके से लोगों का लॉस होता है एंड कैसे ऑपरेटर्स अपना गेम प्ले करते हैं, ये हम पॉडकास्ट करने वाले हैं नेक्स्ट। डन। थैंक यू सो मच रुचित, बहुत so मज़ा आया एंड आई होप यूजफुल रहा हो। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, मल्टीबैगर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। बाकी रुचित तो है ही इंस्टाग्राम पे एंड ही हैज स्टार्टेड हिज यूट्यूब एज वेल, डू फॉलो हिम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।